हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों लास्ट टाइम पे मैंने एक डेमो क्लास दी थी, तो आज मैं पुनः एक डेमो क्लास आप लोगों के लिए और लेके आया हूँ जो आप लोगों की आधारित है आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या फिर हम बात करें लेखांकन की प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। अब इसमें हम लोग बेसिकली मैंने लास्ट टाइम पे एक चैप्टर छोड़ा था बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट या बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो वहाँ पे को हम लोगों ने 5 एलिमेंट देखे थे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था। जो हमारे बेसिक एलिमेंट हैं उनमें जो 5 है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो 5 ही मैंने क्यों बोले आप लोगों से, क्योंकि जो वो 5 एलिमेंट है ना, जैसे सबसे पहले मैंने बात करी थी एसेट की, फिर बात करी थी लाइबिलिटी की, और फिर बात करी थी मैंने कैपिटल की, और फिर बात करी थी मैंने आप लोगों की इनकम, फिर आपका एक्सपेंस। तो ये 5 एलिमेंट आप लोगों को मैं इसी जो डेमो क्लास के माध्यम से स्टार्ट करने वाला हूँ, इन 5 पॉइंट को। दूसरी लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था वो भी। अब ये 5 ही क्यों, और भी हमारी बेसिक अकाउंटिंग शब्दावलियाँ हैं या फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, वो क्यों नहीं, वो भी मैं जस्ट इसके बाद स्टार्ट करूँगा। जैसे आपके क्रेडिटर क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं, या फिर गुड्स क्या होते हैं, और बिल रिसीवेबल क्या है, बिल पेबल क्या है। तो ये सारी शब्दावलियाँ अकाउंटिंग में क्या है वो हम लोग जानेंगे जस्ट इसके बाद। और साथ ही फिर जैसे ये पार्ट आप लोगों का कंप्लीट होगा, फिर हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के प्रमुख हमारे जो हैं प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं, अवधारणाएं कौन सी है, परंपराएं कौन सी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस पर। अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप लोग सिर्फ हिंदी में पढ़ाएं। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं स्पष्ट रूप से, जितना भी हमारा अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट है वो हमें इंग्लिश के ही शब्दों के माध्यम से किया जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, कुछ कोऑपरेट कीजिए आप लोग। जहाँ पे कोई भी ऐसे वर्ड आएंगे इंग्लिश के जिसका समझ में नहीं आएगा, मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। और कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड आता है तो उसे हिंदी में करूंगा, और कोई हिंदी का ऐसा वर्ड मैं लिख दूं तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। इसलिए आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था एक बार उसे दोहरा लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे मैं बात करूं तो हमने सीखा था कि बेसिक अकाउंटिंग हमारी स्टार्टिंग होती है बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग, अच्छा, बुक कीपिंग के बाद स्टार्टिंग अगर हम बात करें अकाउंटिंग की शुरुआत किस पॉइंट से होती है, कहाँ से होती है, तो उसे कहते हैं बुक कीपिंग, या जिसका नाम है पुस्तपालन। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बात करी थी बुक कीपिंग के बाद अगला जो पॉइंट आता है आप लोगों का अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन। फिर अगला जो पार्ट आता है लेखांकन के बाद मैंने अगला पॉइंट बोला था आप लोगों का अकाउंटेंसी, जिसको हम बोलते हैं लेखाशास्त्र। फिर अगला पॉइंट मैंने बोला था आप लोगों को ऑडिट, जो आप लोगों का जांच, जिसे हम लोग बोलेंगे जांच। तो इस प्रकार हमारा पूरा अकाउंटिंग जो है, सबसे पहले पुस्तपालन यानी उसकी बुक कीपिंग होती है, फिर अकाउंटिंग उसमें विश्लेषण होता है। इन सभी का मतलब मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आप लोगों को। बुक कीपिंग मतलब जब हम ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जो वित्तीय संबंधित हो और उन्हें कन्वर्ट करते हैं मनी के फॉर्म में। दूसरा, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उन्हें लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये सारा काम आपका आता है बुक कीपिंग के अंतर्गत। फिर दूसरा मैं बात करूं अकाउंटिंग में, मैंने बोला था इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं इस पूरे काम को, और उसका रिजल्ट आउटपुट करते हैं। और फिर लास्ट लेखाशास्त्र के अंतर्गत जो भी नियम कानून हमारे हैं अकाउंटिंग के, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित हमारे जो लेखांकन होता है उसे हम लेखाशास्त्र कहते हैं। फिर पूरा जो ये काम हो जाता है उसकी हम लोग जांच करते हैं, जिसे हम ऑडिट कहते हैं, ये ऑडिटिंग होती है। तो इस प्रकार से हमने पहला वाला पार्ट कंप्लीट किया था। अच्छा, एक बार हमने एक पॉइंट और किया था अकाउंटिंग साइकिल का, वो भी देख लीजिए। दूसरा पार्ट हमने किया था अकाउंटिंग साइकिल। अब इस अकाउंटिंग साइकिल में हमने देखा था सबसे पहला जो पार्ट था अकाउंटिंग साइकिल का, वो था आप लोगों का आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जो आप लोगों के वित्तीय संबंधी जितने भी लेन देन हैं उनकी पहचान करना। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होने के बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप लोगों का जो पार्ट बनता है वो बनता है फाइनल अकाउंट, बन जाता है आप लोगों का फाइनल अकाउंट। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम पे देखा था इस वाले पार्ट में। अब देखिए यहां पे भी आप लोगों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जितने भी हमारे वित्तीय संबंधी लेन देन होते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है और बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पे को, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है 1 बाय 1 करके। अच्छा, अब मैं बात करूँ लेजर पोस्टिंग से लेकर ये आप लोगों का आइडेंटिफाई, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने से लेकर लेजर पोस्टिंग तक का पार्ट हमारा प्रारंभिक लेखे कहते हैं इसको, जिसको हम लोग प्रारंभिक लेखों के अंतर्गत डालते हैं। यानी हम बात करें ओपनिंग एंट्री या फिर हम बात करें बुक कीपिंग, ये हमारा बुक कीपिंग का पार्ट है। ये हमने लास्ट टाइम पे भी बताया था आप लोगों को, अभी बुक कीपिंग में भी बताया था। बुक कीपिंग के अंतर्गत आप लोग का आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन आता है, रिकॉर्डिंग आता है, लेजर पोस्टिंग तक का हम लोग पार्ट हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग का। और फिर ट्रायल बैलेंस यानी सारांश, लेजर यानी आपका खाता बही, या इसे हम वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, वर्गीकरण जो हमने यहाँ तक का काम। रिकॉर्डिंग यानी प्रविष्टि, और वित्तीय लेन देनों की पहचान, वित्तीय लेन देन की पहचान। ट्रायल बैलेंस, सारांश लिख दिया मैंने। फाइनल अकाउंट आप लोगों के अंतिम जो भी खाते बनते हैं, अंतिम खातों के अंतर्गत भी मैंने बताया था आप लोगों को। अंतिम खातों के अंतर्गत हम लोग मेनली किन किन चीज़ों को लेते हैं ये बताया था। सबसे पहले मैं बात करूं तो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, याद रखेंगे, स्टेटमेंट होता है, हो सकता है प्रश्न में पूछा जा सके। और दूसरा बैलेंस शीट, फिर आप लोगों का P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, फिर साथ ही आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आप लोगों के फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। फिर फाइनल अकाउंट के बाद अंतिम चरण आप लोगों का होता है ऑडिट का, जांच का, और फिर से साइकिलिंग आपकी घूम जाती है आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन जो हमारे वित्तीय संबंधी लेन देन होते हैं। तो आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों के। तो आइडेंटिफाई से लेकर लेजर पोस्टिंग तक का जो हमारा पार्ट कहलाता है बुक कीपिंग का पार्ट होता है, और जो आप लोग का ट्रायल बैलेंस सारांश से लेकर हमारा फाइनल अकाउंट बनाने तक का ये हमारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखें अकाउंटिंग। तो ये 2 पार्ट हैं और लास्ट आप लोगों का ऑडिट का पार्ट होता है। तो फिलहाल आप लोग इतने पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब इससे आगे की कहानी में चलेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आप लोग इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अब इसे हम रफ करते हैं और फिर पढ़ते हैं हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा एसेट्स, जिसे हम बोलते हैं संपत्तियां। तो अब संपत्तियां किसे कहते हैं, संपत्तियों के टाइप्स क्या होते हैं, ये जानेंगे हम लोग संपत्तियों में, और इनका अल्टीमेट इफेक्ट हमारे बिजनेस में क्या पड़ता है ये। तो आप लोगों को संपत्तियां जानने के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखिए ऐसे वो सभी इकोनॉमिक सोर्स जिन्हें हम लोग अपने बिजनेस की इनकम के लिए और उन्हें संचालन के लिए, या फिर बात करें अर्निंग के लिए, या फिर हम बात करें उसके ऑपरेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सब हमारी एसेट होती हैं। साथ ही जिनमें हमारा ऑनरशिप होती है वो हमारे एसेट होते हैं। देखिए अब मैं बात करूं, इसको समझने के लिए आप लोग एक पॉइंट नोट करें। वो सभी चीजें हमारी एसेट होंगी जिसमें हमारा कंट्रोल हो प्लस जिसमें हमारा इकोनॉमिक जो फ्यूचर इकोनॉमिक, जिसमें हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। तो आप लोगों को ये पॉइंट जहां जहां भी लागू होती है वो सब हमारी एसेट होती है। क्या? जिसमें हमारा फुली कंट्रोल हो यानी बिजनेस का ऑनरशिप हो। दूसरा उसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यानी इकोनॉमिक से हम बात करें जिसमें हमें प्रॉफिट हो,
प्रॉफिट हो और जिसे हम लोग एक्सचेंज कर सकें यानी बदल सकें किसमें, मनी के टर्म्स में। तो और इनका पूरा सोर्स हमारे बिजनेस को ऑपरेटिंग के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो हमारे सभी एसेट होती हैं। अब ये एसेट को हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आप लोगों को याद रखना है। जो हम लोग एसेट को हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है करंट एसेट, जिसे हम बोलते हैं चालू संपत्तियां। और दूसरा हमारा जो पार्ट आता है वो आता है नॉन करंट एसेट, या हम जिसे बोलते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं, फिक्स एसेट या स्थायी संपत्तियां, या फिर हम बात करें गैर चालू संपत्तियां भी इसे बोल सकते हैं, अन्य नाम इसके। तो हमने बात करी एसेट जिसमें हमारा बिजनेस की ऑनरशिप हो, जिसमें हमारा कंट्रोल हो और जिसके द्वारा हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, वो सभी हमारे एसेट होती हैं। दूसरी चीज, अब मैंने ये बात करी कि एसेट को हम लोग मेनली फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आ जाता है करंट एसेट, जिसे हम चालू संपत्तियां कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा नॉन करंट एसेट, जिसे हम लोग स्थायी संपत्तियां या गैर संचालन संपत्तियां या फिर गैर चालू संपत्तियां या फिर फिक्स एसेट के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चालू संपत्तियों की। चालू संपत्तियां हमारी कौन कौन सी होती है ये जानते हैं। देखिए चालू संपत्तियों में हम लोग मेनली जो लेते हैं वो लेते हैं कैश डिपॉजिट्स, फिर बात करें बिल रिसीवेबल, फिर बात करें डेटर, स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन, या फिर बात करें एडवांस लोन। एडवांस के रूप में भी अगर हमने कुछ पेमेंट किया है तो वो भी हमारी एसेट होती है। फिर बात करें बैंक डिपॉजिट हो गया आप लोगों का, बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। और इसमें क्या आ सकते हैं, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ETC। तो देखिए चालू संपत्तियां हम लोग ऐसी चालू संपत्तियां, पहली बात तो ये समझते हैं कि चालू संपत्तियां कहते किसको हैं। डायरेक्टली मैं इस पॉइंट पर आ गया, समझ लीजिए चालू संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग हम लोग विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, जिनका उपयोग हम लोग वन अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, यानी एक लेखावधि में या फिर 12 माह में, 1 साल के भीतर, जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी हमारी चालू संपत्तियां होती हैं। चालू संपत्तियों में कैश डिपॉजिट आ गया, बिल रिसीवेबल आ गए, जितने भी हमारे बिल रिसीवेबल होते हैं वो आ गए, डेटर हो गया, आप लोगों का स्टॉक हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए जो हमने दे रखे हैं। फिर बात करते हैं आप लोगों का एडवांस हो गया, अगर किसी को हमने एडवांस दे रखा है, एडवांस आप लोगों का प्रीपेड एक्सपेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस में आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा। फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। अच्छा एक पॉइंट और रह गया, स्टॉक हो गया आप लोगों का, स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर हम बात करें इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में भी हम लोग 3 चीज़ों को लेते हैं, याद रखेंगे कौन कौन से। एक तो आता है हमारा रॉ मटेरियल, दूसरा आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा आता है हमारा फिनिश गुड्स। तो इन चीज़ों को, ये भी हमारे जो है चालू संपत्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो चालू संपत्ति आप लोग समझिए ऐसी सारी संपत्तियां जिनको हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने
उनको जो है उनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल। ये पूरा ही अगर मैं बात करूँ एसेट को हम लोग बिजनेस में हम लोग कन्वर्टेबल यानी हम लोग उनको हस्तांतरण के यानी मनी के टर्म्स में हम लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम लोग उस हिसाब से बांटते हैं। तो अगर हम एक विदिन 1 ईयर के भीतर ये जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं ऐसी सारी संपत्तियां जिन्हें हम 1 माह या 1 साल, 1 माह नहीं 1 साल के भीतर अगर हम लोग उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी चालू संपत्तियां होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे इन्हें। इसके अन्य भी और भी कुछ हो सकती हैं बाद में, जैसे जैसे याद आएंगे जब हम और पार्ट करेंगे तो वो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही चालू संपत्तियों में आप लोगों का एक पॉइंट और बच जाता है। चालू संपत्तियों में एक पॉइंट और आ जाता है आप लोगों का, वो है आप लोगों का तरल संपत्तियाँ, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। एक पॉइंट और आ जाता है आप लोगों का, वो है लिक्विड एसिड, लिक्विड एसिड जिसे हम तरल संपत्तियां कहते हैं, तरल संपत्तियां। अब ये तरल संपत्तियां क्या होती हैं इनको समझिए। देखिए जितनी भी हमारी चालू संपत्तियां होती हैं, अगर इन चालू संपत्तियों में से हम लोग यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ इसको, अगर हम करंट एसेट में से, करंट एसेट ये जितना भी अगर हम इनका योग करते हैं, टोटल करते हैं, उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें इन्वेंट्री या स्टॉक और प्लस इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वाला पार्ट अगर हम लोग करंट एसेट में से माइनस कर दें तो हमारा ये हो जाएगा तरल संपत्तियां। अगर ये भी प्रश्न बार बार आता है आप लोगों का कि तरल संपत्तियां किसे कहते हैं, तरल संपत्तियों में क्या शामिल नहीं होता, वो है आप लोगों का इन्वेंट्री या फिर स्टॉक को हम लोग जो है तरल संपत्तियों में शामिल नहीं करते। साथ ही आप लोगों का प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर कोई दिया हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी तरल संपत्तियां होती हैं, जिनको हम लोग विदिन 1 ईयर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बाकी तरल संपत्तियां क्या होती है, तरल संपत्ति को भी समझ लीजिए। तरल संपत्तियां वो होती हैं जो विदिन 3 मंथ्स, यहाँ पर को हम लोग जैसे यहाँ पे हमने लिया था 12 माह के भीतर, यहाँ पे आप लोगों का 12 मंथ आ जाएगा, याद रखेंगे। 12 माह के भीतर अगर हम लोग जिन संपत्तियों को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, तो वो हमारा जो है चालू संपत्तियां होती है। अगर बात करते हैं तरल संपत्तियां हम उसे कहेंगे जिसे हम 3 मंथ्स के भीतर कन्वर्ट कर दें मनी के टर्म्स में, तो हमारी तरल संपत्तियां होती हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्ति को समझ लेते हैं। स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो स्थायी संपत्तियों को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। स्थायी संपत्तियों को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला चलिए पहले लेते हैं टेंजिबल एसेट, टेंजिबल, और दूसरा पार्ट आ जाता है आप लोगों का इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट को हम लोग कहते हैं मूर्त संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां, और इनटेंजिबल को अमूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। ध्यान दीजिएगा, हमने बात करी करंट एसेट, आप लोगों को कंप्लीट हो गई। करंट एसेट में हमने देख लिया कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आप लोगों का बात करें स्टॉक, और फिर बात करते हैं स्टॉक हमने पहले ले लिया था। इन्वेंट्री में भी हम लोग कुछ चीज़ें और होती हैं, रॉ मटेरियल, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर बात करते हैं आप लोग का फिनिश गुड तक की सभी चीज़ें आप लोगों की इन्वेंट्री में आती हैं। फिर बात करते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य और भी हो सकते हैं जिन्हें हम विदिन 12 माह के भीतर कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, तो वो हमारी चालू संपत्तियाँ होती हैं। फिर अगर हम फिर बात करें इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और आ जाता है आप लोग का, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड एसेट या फिर हम तरल संपत्तियाँ। अब तरल संपत्तियाँ उन्हें कहते हैं जो 3 माह के भीतर हम लोग जिन्हें मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको जानने के लिए, इसमें हम लोग क्या शामिल नहीं करते हैं आप लोगों को याद रखना है। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, दूसरा इसमें हम लोग स्टॉक शामिल नहीं करते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। चलिए अब हमने बात करी थी स्थायी संपत्तियां नॉन करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं। तो स्थायी संपत्तियां नॉन करंट एसेट वो होती हैं जो हमारे, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग ही जान लेते हैं, इसके फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये वो संपत्तियां होती हैं जो हमें
एक अकाउंटिंग पीरियड नहीं, एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक का हम लोग उनका फ़ायदा ले सकते हैं, जिनसे हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलिए अब इसके अंतर्गत भी हमने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया था। सबसे पहले टेंजिबल एसेट जिसे हम मूर्त संपत्तियाँ कहते हैं, दूसरा आता है आपका इनटेंजिबल एसेट जिसे हम अमूर्त संपत्तियाँ कहते हैं। अमूर्त संपत्तियाँ वो होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सभी हमारी मूर्त संपत्तियाँ होती हैं। वो आ जाता है आपका प्लांट एंड बिल्डिंग, फिर दूसरा पार्ट आ जाता है आप लोगों का मशीनरी, और तीसरा पार्ट आ जाता है आपका फर्नीचर। प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, और फिर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे अगर सपोज कीजिए हमने डेबेंचर हमने परचेज़ किए हैं, या फिर बात करें हमने शेयर परचेज़ किए हैं, या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, या हमने कहीं पे लोन दे रखा है, तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं। ये आप लोग याद रखें, ये सब आपके जो है टेंजिबल एसेट या फिर मूर्त संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आप लोगों का अमूर्त संपत्तियां। अब जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, तो उन्हें हम लोग अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। अभी अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गुडविल, दूसरा पॉइंट है पेटेंट, तीसरा पॉइंट है कॉपीराइट, चौथा पॉइंट आ जाता है आप लोगों का फिक्टिशियस एसेट, फिर अन्य। देखिए गुडविल क्या है, पेटेंट क्या है, इसे शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो गुडविल हम उसे कहते हैं, जैसे अगर सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की ऐसी गुडविल, यानी उसके कारण उसका बिजनेस ज़्यादा चलता है या उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है और लोगों के सामने तो उसके व्यवहार के कारण ये गुडविल हो कैसे सकती है, उसके व्यवहार के कारण, उसकी प्रोडक्टिविटी के कारण, कई कारण हो सकते हैं गुडविल होने के। तो गुडविल ऐसी ऐसी अदृश्य संपत्ति होती है जिसको हम लोग जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एडिशनल उसका फायदा लेता है या उसको एडिशनल उसको प्रॉफिट होता है उसके बिजनेस में, तो वो उसकी गुडविल होती है। दूसरा पॉइंट पेटेंट की बात करें, पेटेंट मतलब होता है एकस्व, यानी एकस्व मतलब यदि कोई व्यक्ति ने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो, तो उस पर उसे पेटेंट राइट मिलता है इन फ्यूचर, अगर उससे संबंधित उसका जो जितना भी बेनिफिट मिलना होता है वो उसको पेटेंट राइट उसका कहलाता है किसी इन्वेंशन को लेकर। अब कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट का मतलब होता है प्रकाशनाधिकार, यानी जैसे सपोज कीजिए कोई फिल्म है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई वीडियो है, अगर वैसी वीडियो या उसी की कॉपी कोई करता है तो उसको कॉपीराइट, या फिर उसका यूज कहीं और करता है उसमें कुछ एडिट करके, तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है आप लोगों का। फिर आता है आप लोगों का फिक्टिशियस एसेट, अगला पॉइंट फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट को हम लोग बोलते हैं क्या, कृत्रिम संपत्तियाँ, इसको लिख लीजिए आप लोग, कृत्रिम संपत्तियाँ। अभी कृत्रिम संपत्तियां या फिर फिक्टिशियस एसेट किसे कहते हैं, याद रखेंगे, ये हम लोग जब सपोज कीजिए जब ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, या फिर बात करें डेफर जितने टाइप के स्थगित हमारे व्यय होते हैं, जैसे बड़ा अमाउंट होता है, जब सपोज कीजिए किसी बिजनेस के द्वारा 10 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है, तो अब ये 10 लाख रुपए जिस वर्ष उसने खर्च किया है उस वर्ष तो अगर अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा तो वो लॉस में चली जाएगी। तो क्या होता है कि इस जो ये फिक्टिशियस एसेट होती है या कृत्रिम संपत्ति होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो ये रेवेन्यू नेचर का इसमें एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू नेचर, और दूसरा हमारा कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर हम बात करें इसमें रेवेन्यू नेचर का हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि अब अगर हमने एडवर्टीजमेंट करा है तो उसका हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, उसके वजह से कुछ तो हमारी अर्निंग बढ़ने लगेगी। और फिर एक तो हमारा इसमें रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट और दूसरा हमारा कैपिटल नेचर का इसमें प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से ये जो 10 लाख रुपए खर्च किया है, मान लीजिए ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ 1 साल में तो प्रॉफिट नहीं देगा, यानी इसका फायदा हमें आने वाले कई सालों तक का होता है। तो मान लीजिए इसमें अगर हमने 5 साल तक का अगर हमें फायदा मिला तो पर ईयर इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 लाख। अब ये जो 2 लाख रुपए है ना, इसको हम लोग
जो है सबसे पहले अगर इसी साल का है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग एज ए एक्सपेंस दिखाएंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अभी जो सेल्स बच गया इस 10 लाख में से बचा अगर 2 लाख रुपए लेस कर दिया हमने, तो ये जो हमारा 8 लाख रुपए बचा है तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। यानी ऐसा अमाउंट जो हमने राइट ऑफ नहीं किया है और वो हमने एक्सपेंस कर लिया है तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा पॉइंट समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस पूरे पॉइंट को। देखिए एसेट को अगर मैंने बात करी थी, एसेट या संपत्ति हम किसे कहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल हो, या फिर बात करें जिसके द्वारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलने वाला होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, एसेट होती है या संपत्तियां होती हैं। अब उसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था आप लोगों का करंट एसेट या फिर चालू संपत्तियां, दूसरा था आप लोगों का स्थायी संपत्तियां या फिर नॉन करंट एसेट भी हम जिसे बोलते हैं, या फिक्स एसेट भी हम जिसे बोल सकते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त चालू संपत्ति किसे कहते हैं? चालू संपत्ति हम उसे कहते हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड में जिन्हें हम लोग कन्वर्ट कर सके मनी के फॉर्म में, तो वो हमारी चालू संपत्तियां होती हैं। इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला पॉइंट था कैश और या फिर डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। और फिर बात करें बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। डेटर्स किसे कहते हैं? जो भी हमारे जितने हमसे क्रेडिट परचेस किया होता है वो हमारे डेटर कहलाते हैं। तो या फिर हम डेटर वो भी हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हमसे पैसा लेते हैं, वो भी हमारे डेटर कहलाएंगे। अगला महत्वपूर्ण है स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक उसे कहेंगे जितना जो मटेरियल हमारे पास बच जाता है पूरे साल का, जो हमारे पास स्टॉक, उसे हम स्टॉक कहते हैं। फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्स। अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म लॉन्स दे रखा है तो वो हमारे डेटर या हमारे बिल रिसीवेबल बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्स। अगर हम फिर बात करते हैं एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी को हमने एडवांस सैलरी दे रखी है या फिर एडवांस हम लोगों ने प्रीपेड इंश्योरेंस के पैसे एडवांस में दे रखे हैं, तो ये हमारा सब आ जाता है आप लोगों का एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस में। फिर अगला पॉइंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी हम लोग उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं विदिन 12 मंथ के भीतर। स्टॉक की भी हमने बात कर ली है। इन्वेंट्री को भी हम लोग जो है 12 मंथ के भीतर हम लोग उसे साइकिल के अंतर्गत वो आता है, इस वजह से हमारा ये चालू संपत्ति में आता है। अब इन्वेंट्री में हमने 3 चीजें नोट की थी, एक रॉ मटेरियल, एक आप लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा आप लोगों का फिनिश गुड्स। ये 3 पार्ट में हमारा इन्वेंट्री होती है। अब ये चालू संपत्तियों का एक पार्ट और आ जाता है, वो आ जाता है इसी में से हम लोग निकालते हैं तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियां उन्हें कहते हैं जो 3 माह के भीतर हम जिन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, वो हमारी तरल संपत्तियां होती हैं। अब तरल संपत्तियों में क्या चीज़ शामिल नहीं होती है? एक तो आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक और दूसरा आपका क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इनको अगर हम लोग घटा देते हैं टोटल करंट एसेट में से तो हमारे निकल जाती हैं तरल संपत्तियां। फिर अगला पार्ट आ जाता है हमारा स्थायी संपत्तियों का। स्थायी संपत्तियों की अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था आपका टेंजिबल एसेट और दूसरा इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनको हम लोग छू या देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है हमारी फर्म में या बिजनेस में। तो जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हम लोगों ने बात कर ली है इसके बारे में। चलिए, फिर इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिनको हम छू या देख नहीं सकते, तो उन्हें हम अमूर्त संपत्तियां कहते हैं, जिसमें गुडविल जिसे ख्याति, पेटेंट जिसे हम एकस और जिसे कॉपीराइट प्रकाशन अधिकार, और तीसरा आप लोगों का जो है, चौथा आप लोगों का है फिक्टिशियस एसेट जिसे हम कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं। तो ये था हमारा एसेट वाला पार्ट। चलिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, मैं इसे अब रफ करता हूं। देखिए, एसेट को हम लोगों ने समझ लिया, उनके पार्ट्स क्या क्या हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा, एसेट को जो अकाउंटिंग इक्वेशन या हम लोग बात करें दोहरा लेखा प्रणाली या डुअल कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम लोग एसेट को अगर इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो अगर हम इस एसेट जो होती है वो होती है हमारी, इसका एक फॉर्मूला भी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। एसेट इक्वल्स जो होता है आप लोगों का, अगर हम लोग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी को ऐड कर दें तो हमारी टोटल जो है वो एसेट कहलाता है। टोटल कैपिटल और टोटल लायबिलिटी, तो ये दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारा एसेट हमारा
ये फॉर्मूला बन जाता है एसेट का, आप लोग याद रखेंगे एसेट का फॉर्मूला। तो ये था एसेट। अभी हम लोग कैपिटल जानेंगे, कैपिटल क्या होती है, फिर लायबिलिटी क्या होती है, फिर एक्सपेंस क्या होता है, फिर इनकम क्या होती है। फिलहाल आज ये डेमो क्लास के रूप में मैं आज इतना ही दे रहा हूँ, बाकी क्लास में उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।